हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग इस समय डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है कि डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी हम किसी भी फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बना सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई, बहुत अच्छी चीज हो गई है। आप किसी भी फॉर्मूले को यहाँ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी जैसे कि अभी आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की क्या हो गई, एक एप्लीकेशन हो गई कि हम किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, तो ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे, क्योंकि आपको ड्रॉबैक्स लिखने को आएगा आपके एग्जाम में, और ड्रॉबैक्स भी आपको पता होने चाहिए कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, यानी इससे क्या क्या हानियां होती हैं, इससे हम क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात है कि वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू डिराइव द फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले को डिराइव कैसे करेंगे। हम फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए वही डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही हम यूज करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपके सामने है क्वेश्चन कि इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट है, उसका जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है उसको टी से डिनोट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, जो जो चीजें दे रखी हैं उस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो सारी चीजों को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या अपने को दे रखा है, अपने को दे रखा है टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो टी दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स। ये टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी क्वेश्चन ने आपको दिया है। डिपेंड्स किस पे कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी अपने को दे रखा है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है अपने को जी, और क्या दिया है अपने को यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है अपने को, और अपने को दे रखा है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ m है अपने को दे रखा है, और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ये सारी चीजें अपने को यहां पर दे रखी हैं, इसको r से लिखा गया है। तो ये सारी चीजें अपने को दे रखी हैं, तो इन सारी चीजों के जरा डायमेंशंस भी लिख लेते हैं। डायमेंशंस भी यहीं पे लगे हाथ लिख लेते हैं या फिर आगे लिख लेंगे। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस चीज को यहाँ से हटा दें अब, है ना, वरना फिर ये यहाँ पे दिक्कत पैदा करेगा अपने को। तो इस चीज को लिखना होगा जहां पे, वहां लिख लेंगे फिर से दोबारा। चलिए देखिए क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टाइम है ऑफ रेवोल्यूशन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पर और m पर और r पर, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी का आपने साइन बना दिया, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका क्या होता है, करने का मेथड देखिए। सबसे पहले आपके पास जो आपका काम है वो काम क्या है, सबसे पहला आप काम ये करेंगे कि आप इन सबकी डायमेंशंस लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, इन सबकी डायमेंशन को लिख लेंगे। तो चलिए एक एक करके सबकी डायमेंशन को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो टाइम की डायमेंशन तो आपको पता है टी होगी, कोई दिक्कत नहीं। मास की डायमेंशन अपने को पता है m होगी, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस की डायमेंशन अपने को पता है l होगी, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन किसकी फंसेगी, जी की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को आप जरा अलग से निकाल लीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं अलग से। अपने पास फॉर्मूला होता है फिजिकल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, ग्रेविटेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है। इसी चैप्टर में मैंने आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना भी मैंने आपको बताया है। तो जी की वैल्यू क्या आएगी, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2।
एफ मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होता है आपका mlt माइनस 2, आर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर अपॉन का मास इंटू मास। ये कितना आपका निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 से m, तो m कैंसिल कर दिया आपने, एक m ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, l का क्यूब हो जाएगा 2 + 1 3 और t का -2। तो ये आ गई किसकी, g की। तो g की डायमेंशन जो आई है वो कितनी आई आपकी m-1 l³ 3-2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में यहीं पर इसकी डायमेंशन को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। बात क्लियर हुआ? ठीक, अब चलिए, अब क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है रेवोल्यूशन का, वो डिपेंड कर रहा है g पर, m पर और r पर। हमने लिख दिया। अब इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखा जाएगा। फिर कैसे लिखा जाएगा, आप इसको कुछ इस तरीके से मानेंगे। कैसे मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आप इसको किस तरीके से मानेंगे, आप इसको मानेंगे कुछ इस प्रकार से, वी आर अज्यूमिंग, हम इसको कुछ ऐसे अज्यूम करेंगे। कैसे कि जो टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल है g की पावर a का, m की पावर b का, r की पावर c का, ऐसे मानेंगे, ए बी सी के फॉर्म में मानेंगे। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे कि आपका ये GMR लिखा हुआ है, आप उसको क्या करेंगे, हमेशा ABC के टर्म में ही आप उसको वहां पर मानेंगे। अब जब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको ABC की वैल्यू पता चल गई, अगर आपको ABC की वैल्यू पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा कि जो टाइम है वो किस प्रकार से G, M और R पे डिपेंड कर रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ वी कैन फाइंड A, B and C, then we get the formula, हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा कि फॉर्मूला है क्या। हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं, वरना हम चाहते तो इसको 2 लाइन में करके खत्म कर देते, फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप कहते मैडम हमसे तो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपने तो कर दिया अपना। तो इसलिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे कि t प्रोपोर्शनल है g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c, जो भी लिखा है वो आप इसे मान लेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे कि अगर हमें ABC पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह एक कांस्टेंट को लगाएंगे। कांस्टेंट हमने मान लिया k, तो g की पावर a, m की पावर b, r की पावर c आपने लिख दिया। k क्या है आपका यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या k क्या है आपका यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। k क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि k आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन को हम लेते नहीं है, तो इसको हम बाद में भी हटा देंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप t लिखेंगे और सबकी डायमेंशंस को जरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। k, g का डायमेंशन क्या है, ये है m-1 l³ t-2, पावर a लिखिए। m मास का डायमेंशन क्या है, m ही है आपका, इसकी पावर b। r का डायमेंशन क्या है, l है, इसकी पावर c। अच्छा, इधर t है तो t का तो डायमेंशन t ही रहेगा, तो ये t। बस क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर? अब इसको हटा दे, अब इसकी जरूरत नहीं है कुछ भी, अब ये हट गया। हटा दो इसकी, हटा दो, जिस चीज की जरूरत नहीं उसको हटा दो। अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि इनमें जिनकी बेस सेम है उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए। जरा जगह है जगह, कर देते हैं m। ध्यान दीजिएगा, m की पावर यहाँ -1 है इंटू a, यानी m की पावर हो गई माइनस है और इसमें है m की पावर b, यानी m की पावर हो गई आपकी क्या, -a + b। ठीक, आगे बढ़िए, l पे आ जाइए। l में यहाँ 3 है, यहाँ a है, यानी l की पावर 3a हो गई एक तो, दूसरी यहाँ पे l की पावर c है यानी +c। अब आगे आइए, t पे आइए। t की पावर यहाँ -2a है, आगे कहीं है, आगे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको t लिखा था, इसकी पावर 1 है। यहाँ तक बात क्लियर है एकदम? देख लीजिए अच्छे से,
अच्छे से देखिए। अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू, दिखा है ना, ऐसे लिखेंगे तो दिखेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे कहता है डी ऑफ LHS इज इक्वल टू डी ऑफ RHS, LHS इज इक्वल टू डी ऑफ RHS। तो LHS पे आपके पास टाइम है, RHS पे आपके पास मास भी है, आपके पास टाइम भी है और आपके पास लेंथ भी है। तो LHS में तो नहीं है सब कुछ, अगर LHS में सब कुछ नहीं है तो LHS में सब कुछ डाल दो भाई, LHS में सब कुछ, LHS में जैसे ही सब कुछ डालोगे तो LHS के पास भी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा लेकिन पावर 0, लेंथ हो जाएगी लेकिन पावर 0, टाइम हो जाएगा लेकिन पावर 1, क्योंकि टाइम के पास पावर 1 थी। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, आप k लिखेंगे, m की पावर है यहाँ पे आपके पास में माइनस का a प्लस b, l की पावर है, इसके आगे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप भी यहाँ मत लिख दीजिएगा, आप आगे ही लिखिएगा। ठीक है, ऐसे आगे करके ये हो जाएगा 3a प्लस c और t की पावर हो जाएगी माइनस का 2a। बात क्लियर हुआ? एक एक स्टेप एकदम ध्यान से देखते चलिए, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अब सुनिए, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लिखना है कि यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। हो गया सबके पास सब कुछ, LHS में भी MLT हो गया, RHS में भी MLT हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि पावर्स को कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग M, L and T आर कंपेयर्ड। क्या लिखेंगे, पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग M, L and T आर कंपेयर्ड। ये जो K है, K तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट है, उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए, हवा आने दीजिए, पावर कंपेयर कर देते हैं। चलिए पावर को कंपेयर करते हैं तो क्या क्या मिलेगा अपने पास, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस a प्लस बी है, यानी 0 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी, यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू 3a प्लस सी, और यहाँ पर है 1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 2a। m से l को l से, t को t से, ये आ गई आपके पास इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से आपको डायरेक्ट देखिए a की वैल्यू मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस का 1/2। लीजिए a मिल गया आपको, a मिल गया आपको, मिल गया a, ठीक है, a मिल गया। चलिए b को निकाल लेते हैं, a मिल गया तो पहली वाली इक्वेशन का जरा यूज कीजिए, इसको हटा दें, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहली वाली इक्वेशन का जरा यूज कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन का जरा यूज कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 है, यानी माइनस a उधर जाएगा, प्लस है, यानी b इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 1/2 आई है तो b की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस 1/2। लीजिए b भी मिल गया। अब आ जाइए जरा दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 3 हो जाएगी, -3, और a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 है, तो ये 3/2 आ गई। लीजिए आपको c भी मिल गया, a b c तीनों मिल गए। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, देख लीजिए, जिस बच्चे को फोटो खींचनी है वो फोटो खींच लीजिए, आप फोटो भी खींच सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप फोटो खींच लीजिए। बहुत सारे बच्चे बाद में लिखते हैं तो वो फोटो खींच लेते हैं, आप यहाँ से इसकी फोटो खींच सकते हैं, एकदम आपको क्लियरली फोटो दिख रही होगी। ठीक है, ठीक, फोटो खींच ली सबने। चलिए अब जब आपने फोटो खींच ली तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ABC तीनों मिल गए हैं। अब इस ABC को कहां ले जाके रखोगे, कहां ले जाके रखोगे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर A नाम दे देते हैं, कैपिटल A। यहां लिख दीजिए आप कि पुट द वैल्यू ऑफ ABC, पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C इन इक्वेशन A, इक्वेशन A में। तो अब जगह कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ इसको हटाएं,
आपने आई होप कि ले लिया होगा सारा स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से, इसलिए हम हट गए थे आपके रास्ते से। तो आप क्या लिख सकते हैं, टी और ABC ये है आपका t इज इक्वल टू के जी की पावर a मतलब -1/2 है, m b की b -1/2 है, और r पे कितना है c यानी 3/2। तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये -1/2 है, ये भी -1/2 है। तो जो -1/2 है उनको तो नीचे उतार दीजिए, उनको तो नीचे उतरेगा वो g और m, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं k r³ अपॉन gm की पावर 1/2। और इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k रूट ऑफ r³ बाई gm। बन गया फॉर्मूला। k इज द कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बाय डायमेंशन एनालिसिस। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ we cannot calculate the value of proportionality constant with the help of dimension analysis। with the help of, इसको हटा ही दें, है ना, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है ना, with the help of dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम इसकी वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी k आया है अपना, लेकिन इतना अपने को पता चल गया कि t किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। t डिपेंड्स ऑन r³ अपॉन gm का रूट, इस प्रकार से t डिपेंड कर रहा है। दिस इज योर आंसर। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, हम हट जाते हैं वरना आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। बात क्लियर हुआ एकदम। चलिए अब चलते हैं इसके ड्रॉबैक्स पर और देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, चाहे बाद में लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। चैप्टर की एंडिंग हो रही है, तो एकदम इसके जो आखिरी में इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला इसका जो ड्रॉबैक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस बाय डायमेंशन एनालिसिस दैट वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ये चीज हम लोग ने देखी थी कि हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ये नहीं बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। मतलब हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, अगर हमें दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS है, तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक्चुअली वो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये बात हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकते हैं। ये हमने एग्जांपल भी लिया था, हमने आपसे कहा था मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है mv², तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है। क्या ये फॉर्मूला सही में करेक्ट है? नहीं, इस फॉर्मूले में हाफ आता है, तो जब तक हाफ नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला एग्जैक्ट में करेक्ट नहीं होगा। लेकिन बिना हाफ के भी ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशन एनालिसिस का ये क्या है, एक ड्रॉबैक है कि हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ये क्लियरली नहीं बता सकते कि फॉर्मूला एग्जैक्ट में करेक्ट है कि नहीं है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एग्जैक्ट में इनकरेक्ट है। बात क्लियर हुई? तो ये इसका क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइल डिराइविंग द फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूले को डिराइव करें, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूले को डिराइव किया, तो वी कैन ओनली डिराइव फॉर्मूला विथ 3 वेरिएबल्स। यानी अगर हमें कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम उसे सिर्फ 3 वेरिएबल्स के साथ में ही फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। 4 वेरिएबल्स के साथ में फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। मान लीजिए
आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है मास पर, लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। यानी टाइम जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। टाइम आपका 4 चीजों पे अगर डिपेंड कर रहा है तो सबके लिए, ए के लिए पावर ए, फिर बी, पावर सी, पावर डी, यानी टोटल वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे अपने पास में? 4 हो जाएंगे। तो अगर 4 वेरिएबल्स हो गए तो 4 वेरिएबल्स हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि जब हम इसको कंपेयर करेंगे एलएचएस को आरएचएस से तो सिर्फ 3 ही इक्वेशंस बनेंगी। एक इक्वेशन बनेगी एम की, एक इक्वेशन बनेगी एल की, एक इक्वेशन बनेगी टी की। इक्वेशन बनी 3, इक्वेशन बनी 3, वेरिएबल्स है 4, कैसे कंपेयर करोगे? कैसे कंपेयर करोगे? यहां पे इक्वेशन बन रही है टाइम के लिए, एक टाइम का बना, यहां पे एक मास की इक्वेशन बनी, उसकी पावर आपने ए लिख दिया। एक आपकी बन गई लेंथ की, उसमें आपने बी लिख दिया, मतलब जो भी कुछ रहा होगा समथिंग है, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया आपके पास में कि यहाँ पे 3a प्लस बी आ गया, ठीक है। और एक आपके पास में आ गई यहाँ पर आ गई आपके पास में, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 3c प्लस डी आ गया, ठीक है। और एक आपकी आ गई आपके पास में टी की, और टी में आप मान लीजिए लिखा है a प्लस सी। 3 इक्वेशन आपके पास में आई, एक आई है m की, एक आई है l की, एक आई है t की। अब 3 इक्वेशन है आपके पास में। अब इस 3 इक्वेशन से, और यहाँ पे तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर t की पावर 1 है आपके पास में, m 0 हो जाएगा, l भी 0 हो जाएगा। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास में वेरिएबल्स 4 हैं, a b c d, 4 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन तो 3 ही बनेंगी। आप ऐसे तो कंपेयर करेंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे तो लिखेंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 0 और a प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो मैंने लेट किया है, ठीक है, आप इसको सॉल्व नहीं करने लगिएगा। तो ये 3 इक्वेशंस बनी, वेरिएबल 4 हैं। ये मेरा कहना समझाने का यहाँ पे मतलब था कि इक्वेशंस तो आपकी 3 बनी है, वेरिएबल आपके पास में 4 हैं। तो आप 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है कि अगर 4 डिपेंडेंसी आ गई, यानी आपका टाइम पीरियड इन 4 चीजों पे अगर डिपेंड हो गया तो इसका हम फॉर्मूला फिर डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। यानी ये कहता है कि सिर्फ आप 3 फैक्टर्स पे ही आपका फॉर्मूला डिपेंड करता है तो ही आप उसको क्या कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे, वरना आप उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 3 ही फैक्टर्स पे अगर आपका जो डिपेंडेंसी है, केवल हम उतनी ही डिपेंडेंसी देख सकते हैं, 4 फैक्टर्स पे हम डिपेंडेंसी नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट इसका क्या है ड्रॉबैक। नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आएगा। जैसे यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m की पावर a, g की l की पावर b, g का पावर c और कैपिटल G का पावर d। पहली बात है तो यहाँ पे तो 4 बनेगा ही नहीं, अब ये 4 बन रहा है तो बना दिया, कोई नहीं, तो फिलहाल तो गलत ही है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के व्हाइल डिराइविंग अ फॉर्मूला, है ना, इसकी वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। ये क्या है, इसका ड्रॉबैक ही तो है भाई। अगर एक्सपेरिमेंट करते तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू को निकाल ले जाते हैं, लेकिन जब हम डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प से फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नहीं निकाल पाते। ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक देखिए, वी कैन नॉट डिराइव या एक्सप्रेस अ रिलेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस व्हिच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं तो हम उसे नहीं बता सकते कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि फॉर्मूले में, अपने फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी डायमेंशन होती नहीं है। तो जब जिसकी डायमेंशन ही नहीं होती है तो वो अपने फॉर्मूले में दिखेगा ही नहीं, और जब दिखेगा ही नहीं तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि उस फॉर्मूले में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था। तो ये क्या है इसकी, ये इसकी क्या है, एक ड्रॉबैक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसका, कि अगर आपसे कोई कहे कि इन इक्वेशंस को डिराइव करो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो इनका डेरिवेशन हम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे इक्वेशंस का डेरिवेशन भी नहीं कर सकते हैं, इनको डिराइव नहीं कर सकते हैं कि ये कहां से निकल के आई है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, इसका एक ड्रॉबैक हो गया। ठीक, नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, इसका मतलब है कि वी कैन ओनली डिराइव रिलेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस विच आर इन प्रोडक्ट। सिर्फ हम उन्हीं रिलेशन का डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जो प्रोडक्ट में है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट होती है किसका, m का, g का, h का। अब ये तो निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है वो चीज हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन हमसे कोई कह दे कि इस इक्वेशन को डिराइव करके दिखा दीजिए, वो हम नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं ड्रॉबैक। तो मैंने आपको पूरे के पूरे 5 ड्रॉबैक यहाँ पर समझा भी दिए हैं, आपके सामने ये लिखे भी हैं, आप इसकी फोटो ले लीजिए। ले ली फोटो सबने, चलिए यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है आपका। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने चैप्टर को एकदम डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितना भी कुछ लिखा है, एक एक लाइन को मैंने एलाबोरेट करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको चैप्टर काफी अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी चैप्टर की समरी को भी देख लेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। सभी लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट आप करेंगे तो हमें उससे प्रोत्साहन भी मिलेगा और हम आगे वाले चैप्टर में और भी चीज़ों को अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। और तब तक के लिए शिक्षा स्फीयर के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, देखते जाइए, लाइक का बटन दबाते जाइए और कमेंट्स अपने ज़रूर करते जाइए। धन्यवाद।